में पहली बार मिली 4.21 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे, जहां इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में एसआईआर में गड़बड़ी का विरोध यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप यहां पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने से रोक दिया है। नेताओं ने दफ्तर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ऐसे में नेताओं ने दफ्तर के बाहर धरना देना शुरू किया। कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के कई नेता निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर, गुरप्रीत सिंह सप्पल और पवन खेड़ा जैसे कई बड़े नेता यहां पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना, और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्टें पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए। और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं। और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी है कांग्रेस की, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही कि अभी प्रक्रिया चल रही है और तमाम ऑप्शन भी चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं कि अगर किसी भी चीज में अगर त्रुटि नजर आती है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से कांग्रेस जनों द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि कांग्रेस जनों का नाम जानबूझकर लिस्ट से काटा जा रहा है। और ऐसे कई सारे मामले, कई सारे तथ्य लाकर कांग्रेस जनों ने सामने रखा। यहाँ पर भी लगातार वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर गणेश गोदियाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली जाकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन लंबे समय से क्योंकि उनको समय नहीं दिया जा रहा था, तो आज हमने देखा कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहाँ गेट पर जब उन्हें रोका गया तो तमाम जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं वो गेट पर बैठते हैं, वहीं पर नारेबाजी करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो बड़ी साजिश, बड़ा खेल चल रहा है, इसको लेकर वो मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनसे मिलने से इनकार किया जा रहा है। अगर बात की जाए एसआईआर प्रक्रिया की, तो कई सारी लिस्ट जो है वो कांग्रेस जनों ने सामने रखी है, जहां पर ये बताया गया है कि 100 से ज्यादा लिस्ट ऐसी है जिसमें साफ तौर पर साजिश नजर आ रही है, जहां पर खुद के लोगों के नाम पर ही आपत्तियां दर्ज की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ विधायक भी हैं जिनके नाम पर आपत्तियां लगाई गई है, जबकि जिन्होंने आपत्ति लगाई है, जब उनके कांग्रेस ने जाकर उनसे बात करी तो ये पता लगा कि उन्होंने आपत्ति नहीं लगाई है। यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ ना कुछ जरूर पीछे साजिश चल रही है ताकि कांग्रेस जनों का नाम काटा जा सके या फिर बेकसूर लोगों का नाम काटा जा सके। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से वो इसकी शिकायत करे, अपनी बातें उनके सामने रखे और कार्रवाई की मांग करे अगर कोई साजिश चल रही है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी लगातार ये कह रही है, क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिन लोगों का नाम आउट होना है उन लोगों का नाम आउट किया जा रहा है। कई सारे
सिचुएशंस है जिनको देखते हुए नाम आउट किया जा रहा है। तो कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इलेक्शंस अभी नजदीक जरूर हैं, लेकिन इस पे कांग्रेस राजनीति कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। फिलहाल हंगामे वाला माहौल जरूर है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी जो बिल्कुल इस तरीके के आरोप ये पहली बार तो नहीं है। जब जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होती है, जब जब चुनाव होते हैं, कांग्रेस इस तरीके के आरोप पूरे देश भर में लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बीजेपी एक सवाल और पूछ रही है कि ये सिर्फ धरना प्रदर्शन होता है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन सबूत जो उनके पास है वो लेकर कभी वो कोर्ट का रुख नहीं करते हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज भी जो तस्वीरें थी वो गेट पर बैठे आज नारेबाजी की गई, कई सारे आरोप भी लगाए गए, लेकिन फिलहाल उनके हाथ में वो तथ्य नहीं थे जो वो उत्तराखंड में दावा कर रहे थे कि उनके पास कई सारे लिस्ट है, कई सारे प्रूफ्स है। हालांकि गोदयाल जी ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है और अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो वो सारे तथ्यों के साथ हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद कार्रवाई की मांग करेंगे। फिलहाल नजरें कांग्रेस जनों पर है कि जो वो दावा कर रहे हैं, जो प्रूफ उनके पास वो बता रहे हैं, जो लिस्ट की वो बात कर रहे हैं, क्या अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्या वो हाईकोर्ट जाते हैं? अगर हाईकोर्ट जाते तो क्या वो प्रूफ जिनकी बात कर रहे हैं क्या वो हाईकोर्ट में रखते हैं? तो जब वो हाईकोर्ट में वो प्रूफ रखेंगे, जब वहां पर दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो उत्तराखंड के अंदर भी जारी है। दिल्ली में जाकर भी अब कांग्रेस नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, उत्तराखंड के नेताओं का नाम काटा जा रहा है, कांग्रेस जनों का नाम काटा जा रहा है, कई सारी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है जो कि फेक है। तो इन पर अब नजर है कि आखिर कांग्रेस जनाब इसके आगे क्या कुछ स्टेप लेने वाले। बिल्कुल शिवांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते बात देहरादून की कर लेंगे, जहां कुंभ 2027 की सुरक्षा पर बैठक की गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह बैठक ली है। सेक्टरवार इवैक्यूएशन प्लान यहां पर बनेगा। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक पर भी विशेष जोर दिया गया इस बैठक में। नियमित मॉक ड्रिल के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक का उपयोग फिलहाल किया जाएगा। तो देहरादून सचिवालय में ये मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ 2027 की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की है। अधिकारियों को पूरे कुंभ क्षेत्र के लिए आपको बता दें कि सेक्टरवार यहां पर बांटा गया है और समेकित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक प्लान, नियमित मॉक ड्रिल और एआई जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया है, ताकि आपात स्थिति में भी रिस्पांस टाइम को न्यूनतम रखा जा सके। उधर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आखिरकार खजवान दास को उनका सरकारी आवास आवंटित हो गया है। आज यमुना कॉलोनी स्थित A1 बंगले में उन्होंने विधिवत गृह प्रवेश किया, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। अब खजवान दास विधायक हॉस्टल के बजाय इसी आवास पर आम जनता से मुलाकात करेंगे और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाकर जीत हासिल करने का दावा किया है। किया है और यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में पहुंचे, उनसे जानेंगे। सर, आज आपने गृह प्रवेश यहाँ पे किया है, क्या कुछ यहाँ पे खास अब जनता क्योंकि आपसे यहाँ आके मिलेगी, क्या कुछ खास यहाँ रहेगा? देखिए, कभी शुभ कार्य होता है तो हमारा उत्तराखंड राज्य है, देवभूमि है, तो विधिवत पूजन होता है। आज इसी के तहत मैंने अपना जो कार्यालय ज्वाइन किया है और अब यहाँ से ही कार्य संचालित होगा। और आज जो जनमानस आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये उनका प्यार है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और विशेषकर मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसके तहत समय कम है, काम ज़्यादा है, किंतु हम अपने कार्य में जो भी जितना भी हम कर पाएंगे वो अच्छा करेंगे। प्रदेश हित के लिए, देश के हित के लिए, जनता सर्वोपरि है और जनता के तहत ही हम चलने वाले लोग हैं। और आने वाला समय यानी कि 6 महीने के बाद इलेक्शन उत्तराखंड में होने वाले हैं। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसको मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, किसी अहम से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के बलबूते पे हम आगे बढ़ते हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, और जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसी के निमित्त माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और 2047 का जो सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का, उस सपने को हम साकार करेंगे, ये विश्वास के साथ में कहना चाहूँगा। देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता यहाँ पे आ रही है, कल से आप अपना दफ्तर यहाँ यहीं पे आप बैठा करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। 27 का चुनाव भी नज़दीक है, कई चुनौतियाँ भी आपके सामने है, क्या? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव को हम सीरियसली लेते हैं। हम अपने आप को कम आंकते हुए
यानी कि अपने आप को कम और दूसरे को ज़्यादा समझते हुए हम अपने आप को 40 में और दूसरे को 60 में, हम 51% के लिए तैयारी करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर दिशा निर्देश करती रहती है, कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें और कार्यकर्ता कि कहीं पे उसको पैनी दहाड़ देने का काम हमारा संगठन करते रहता है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय होगा, कार्यकर्ता हमारे तैयार है, हमारी फौज भारतीय जनता पार्टी की तैयार है। जब भी रण का बिगुल बजेगा तो फौज अपने अपने सीमाओं में डट करके मुकाबला करेगी और दूसरे पार्टियों को हम निस्तानाबूद करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आएगी। धन्यवाद सर। हिंदी खबर की टीम की ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री खजान दास, जिन्होंने आज यहाँ पर प्रवेश किया है। यमुना कॉलोनी आवास में उन्होंने गृह प्रवेश किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि वो तैयार हैं 2027 के चुनाव के लिए और अन्य पार्टियों को निस्तानाबूद करने के लिए। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। बढ़ रहे और बड़ी जानकारी शामली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के बच्चों के साथ पुलिस की बदतमीजी देखने को मिली। दरोगा जयप्रकाश ने जनजी बच्चों के साथ बदसलूकी की है। नोएडा के करीब 12 बच्चे शामली गए हुए थे, क्रिकेट खेल रहे थे। बदतमीज दरोगा की फिर से दबंगई सामने आई है। स्कूल से दरोगा ने बच्चों को बाहर कर दिया। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ये बड़ी अपडेट है। करीब 12 बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे शामली में, जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। ये 12 बच्चे यहाँ पर दरोगा ने उनके साथ बदतमीजी की और दबंगई उसके सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल से दरोगा ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जनजी बच्चों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। तो शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी बच्चों द्वारा बनाया गया। तो नोएडा के बच्चे शामली गए हुए थे, वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे और दरोगा ने वहां पर बच्चों के साथ बदसलूकी की है। दरोगा जयप्रकाश ने बदसलूकी की है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और करीब 12 बच्चे, आपको बता दें कि क्रिकेट खेल रहे थे। 12 बच्चे वहां पर मौजूद थे। इन 12 बच्चों के साथ दरोगा ने बदतमीजी की और दबंगई यहाँ पर दरोगा की बच्चों के साथ नजर आ रही है। बच्चों को स्कूल से ही दरोगा ने बाहर निकाल दिया। तो शामली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहाँ बच्चों से बदतमीजी का आरोप दरोगा पर लगा है। कोई बात होती है यानी कि ये सब हमारे साथ था, हमारी टीम बाहर अंदर नहीं करेगी, यहीं पे अटकेंगे। अरे बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये क्या बात है, क्या वजह है, क्यों इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया। भाई हम तो देखेंगे यहाँ पे बच्चे बाहर बंद करे, आईडी कार्ड हाथ में, अंदर आने नहीं दे रहे। ये सीबीएसई का हाल है इस साल। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमंग अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पर, क्या विवाद पूरा? देखिए, जो पूरा मसला है शामली जिले के थाना भवन में स्थित दिव्या पब्लिक स्कूल का है। उमंग, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। चलिए ठीक है। हाँ उमंग, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ बिल्कुल, क्या ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताइए। दरअसल ये पूरा मामला शामली जिले के थाना भवन में स्थित दिव्या पब्लिक स्कूल का है, जहाँ पे सीबीएसई के मैच चल रहे हैं। तो रेफरी द्वारा एक गलत निर्णय देने पर दोनों टीमों में कुछ कहासुनी हो गई, जिससे पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस के दरोगा जिनका नाम जयप्रकाश है, उन्होंने एक टीम के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने बाहर निकाल दिया, जिसका खिलाड़ियों ने विरोध भी किया, लेकिन दरोगा ने अपनी लगातार बदतमीजी जारी रखी और टीम को बाहर निकाल दिया। इससे आए हुए छात्रों में रोष फैल गया, जिससे अभी जैन जी है जो उन्हें बड़ा ही दिक्कत कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं और बड़े ही नाराज यहाँ के प्रशासन को लेकर है। ठीक है उमंग, अभी क्या स्थिति फिलहाल और क्यों दरोगा इस तरीके की बदतमीजी करता हुआ नजर आया बच्चों के साथ? दरोगा की ये बदतमीजी जो है, उनका ये व्यवहार ही इस तरह का बताते हैं कि वो ऐसा अधिकतर करते हैं क्षेत्र में, और इसकी जानकारी थाना प्रभारी को भी दी गई थी। हाँ। लेकिन उन्होंने भी मौके पर नया पहुंचना उचित समझा और इसका दरोगा का ही साथ देना उचित समझा। उमंग, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, आप वहाँ पर थे, बच्चों का क्या कहना है? वो जो बच्चे 12 बच्चे वहाँ पहुंचे थे, उन्हें बाहर निकाला गया, उनका क्या कहना? बच्चों का कहना है कि उनके साथ एक तो मैच में ही चीटिंग हुई है, दूसरा उनका कहना है कि चीटिंग से ज्यादा उन्हें जो बेइज्जती महसूस हुई है, दरोगा के व्यवहार से ज्यादा वे अपने आप को बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो उमंग, वहाँ पे बच्चों के अलावा क्या कोई और नहीं था? स्कूल प्रशासन की ओर से किसी ने दरोगा को रोकने की कोशिश नहीं था? पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक है, ये दरोगा जो जिसका नाम बार बार आ रहा है, वो मतलब ये भी आरोप लग रहे हैं कि पहले भी वो इस तरीके की बदसलूकी फिलहाल कर चुका है, तमाम आरोप उन पर लग चुके हैं। दरोगा जयप्रकाश की बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, उनका व्यवहार आज भी बच्चों के खिलाफ बहुत अनुचित रहा। और जबकि बच्चे सारे ये अभी भी लगभग 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनके साथ तो और भी प्यार से पेश आना था, जबकि लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा।
लेकिन उमंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनजीओ की ताकत फिलहाल ये प्रशासन भूल रही है कि वो किस तरीके से अगर सम्मान करना जानते हैं तो फिर विरोध करना भी जानते हैं, अपने हक की आवाज उठाना भी जानते हैं। और यहाँ पर यही वजह रही है कि दरोगा जी भूल गए कि उनका जो रसूख है वो जनजीओ के आगे नहीं चलने वाला है। जी, ये यहाँ के सामने के प्रशासन ने जंतर मंतर धरने से भी कोई सबक नहीं लिया है। उनकी जैन जी से बदतमीजी लगातार जारी है। और अभी की क्या स्थिति उमंग फिलहाल वहाँ पे? अभी उन्होंने टीम जो बच्चे हैं जो है उन्होंने टीम को बाहर निकाल दिया है, जबकि पुलिस का कोई हक नहीं था उन्हें बाहर निकालना। उसके बाद उन बच्चों में बहुत रोष है और अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उमंग, अगला कदम बच्चों का क्या होगा? इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या आगे कंप्लेन की जाएगी दरोगा के खिलाफ? बच्चे बिल्कुल दरोगा के खिलाफ भी कंप्लेन करेंगे जिला प्रशासन और बड़े अधिकारी को लेकर। और सीबीएसई बोर्ड में भी इसकी शिकायत करी जाएगी। बिल्कुल उमंग, और ये बड़ी बात है कि इतना ये मामला बढ़ गया, बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, दरोगा जयप्रकाश ने बदतमीजी भी कर दी और पहले भी आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई बड़ा अधिकारी बच्चों की बात सुनने नहीं पहुंचा है। नहीं, कोई नहीं पहुंचा। मुझे लगा, मैं लगातार सोचता दिखे, लेकिन फिर भी वहां पर कोई नहीं पहुंचा। तो बच्चे वहां पर मौजूद हैं या चले गए उमंग वहां से? बच्चे अब निकल रहे हैं वहां पर, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई सुनवाई किस तरह की नहीं हो रही है। ठीक है उमंग, लेकिन अभी वहां पे बच्चे जो हैं वो मैदान से, वहां से परिसर से वहां से निकल चुके हैं। वो आगे क्या कंप्लेन लिखवाने जाने वाले हैं या फिर अब वो वापस अपने घर की ओर रुख करेंगे? वो बातचीत कर रहे हैं, अपने अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों का क्या रुख उमंग? अभिभावक भी इस चीज को लेकर बहुत नाराज है, क्योंकि बहुत विश्वास से अपने बच्चों को इतनी दूर भेजा था उन्होंने, नोएडा से शामली। उसके बाद अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो अभिभावक भी इस चीज को लेकर बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल उमंग, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीममेट्स बाहर खड़े, कॉल आ रहा है अंदर। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने मीडिया विभाग को मजबूती देने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी कर पंखुड़ी पाठक को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उनके साथ प्रकाश मीणा, अरुण अग्रवाल, रितु चौधरी और आदित्य गर्ग को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये नई टीम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर चुनावी मीडिया प्रबंधन को संभालेगी। उधर उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की अटकलों के बीच कैबिनेट मंत्री खजवान दास का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के कारण चुनाव 20 फरवरी से पहले कराए जा सकते हैं। समय पूर्व चुनाव की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की तिथियों के अनुसार पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं, इसलिए 20 फरवरी से पहले इलेक्शन होंगे और समय पे ही होंगे। मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो तर्कसंगत नहीं है, और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और इलेक्शन के जो करवाने वाले हैं, इलेक्शन के जो हमारे चुनाव संचालन करते हैं प्रदेश में, देश में, और चुनाव आयोग जो भी चाहेगा उसके तहत हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हल्द्वानी में एसआईआर के दौरान कथित फर्जी आपत्तियां दर्ज किए जाने का मामला अब सामने आया है, जहां इसके विरोध में समाजसेवी उवैस राजा ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सूचना दिए प्रभावित मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने और फर्जी आपत्ति लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एसआईआर को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं और पिछले कई महीनों से हम लोग एसआईआर को लेकर बहुत जागरूक हैं। अभी जो आपत्तियां फर्जी अज्ञात लोगों के नाम से हमारे 7,500 जो लोग हैं इस विधानसभा के, उनके नामों पर लगाई गई हैं और सबसे ज्यादा उसमें नाम बनभूलपुरा के लोगों के हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमने बीच में भी अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आपके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात भी रखी थी कि इतने लोग या फर्जी आपत्तियां लगा रहे हैं और आपत्ति लगाने वालों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना जिनके नाम आ रहा है आपत्ति में उनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं, ना उनके पिता का नाम है, कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग आपके लगातार लगे हुए थे और अभी तक हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं, आपत्ति के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं। इस चक्कर में आज हम धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, जिस तरीके से एसआईआर भारत सरकार ने शुरू किया, एक तो वही संदेह के घेरे में है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एसआईआर शुरू करते, उसके बाद वोटों को, जितना वोट उनके विपक्ष में जाना है उन वोटों को सहन लगाना मेन उद्देश्य इनका ये है। अब जैसे कि हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, हल्द्वानी में जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उसको विभाग बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि
मेरे अगर आईडी पे भी कोई भेजेगा तो मुझे मालूम होगा कि किसने आपत्ति भेजी। अगर मैं मैनुअली भी लूंगा तो मुझे मालूम होगा कि किसने मेरे आपत्ति लगाई। अधिकारियों को सब पता है, अधिकारी बता नहीं रहे हैं। उनको ऊपर से निर्देश है कि कोई पूछे तो कहना मुझे नहीं पता। हल्द्वानी के एमबी पीजी कॉलेज में दाखिले और मनपसंद विषयों पर सीटों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र नेता मेहुल शाह की अगुवाई में विद्यार्थियों ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति पर सवाल उठाए हैं। प्राचार्य NS बनकोटी ने साफ किया है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान की सीटें भर चुकी है और इसीलिए छात्रों को अन्य विषय दिए जा रहे हैं। हालांकि 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। इनकी जो मुख्य मांग थी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जितनी सीटें हमारी निर्धारित हैं वो भर चुकी हैं। अब हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि आप इसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट आप ले लो जिसमें काफी सीटें भरी हमारे पास रिक्त पड़ी हैं। और 50% सीटें बिफोर लास्ट ईयर से हमने पूरी जो हमारी स्वीकृत सीटें थी 50% सीटों का पैनल करा के विश्वविद्यालय को ये रिपोर्ट भेजी गई है, वो राज्यपाल महोदय के पास पड़ी है, वो स्वीकृत हो जाएंगे और उनमें हम एडमिशन कर रहे हैं। और जहां तक पोर्टल खोलने का बंद करने का प्रश्न है, सीटों को बढ़ाने का प्रश्न है, ये प्राचार्य के स्तर का नहीं है, ये विश्वविद्यालय स्तर से ही इसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है। और बच्चों की यही डिमांड है कि सीटें बढ़ा दी जाए। सीटें नहीं बढ़ती हैं तो आप पोर्टल बार बार क्यों खोल रहे हैं? अब पोर्टल खोलना न खोलना ये विश्वविद्यालय के हाथ में है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में देर रात एक ऑफिस से लाखों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 10 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने जुआ खेल रहे लोगों से करीब 8 लाख रुपए नकद, सोने की चेन, अंगूठियां और 12 मोबाइल लूट लिए हैं। बदमाश जाते जाते सीसीटीवी की DVR भी ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसपी सिटी मनोज कल्याण के मुताबिक खुलासे के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देर रात वादी श्री नारायण दास के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि कोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, CCTV का सर्वेलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए।